कहानी है भरोसा। कलीम खान के पिता स्क्रैप कारोबारी थे। कलीम अपने माँ बाप की एकलौती संतान था, इसलिए लाड़ प्यार में वह पढ़ नहीं सका, तो पिता ने उसे अपने धंधे में ही लगा लिया। कलीम ने जल्द ही अपने पिता के धंधे को संभाल लिया। अपनी मेहनत और होशियारी से उसने अपने पिता से ज्यादा तरक्की की। जल्दी ही वह लाखों करोड़ों में खेलने लगा। उसने अपनी काफी बड़ी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। यह देख पिता ने उसकी जल्द ही शादी भी कर दी। कलीम जिस तरह पैसा कमाता था, उसी तरह अय्याशी और अपने दूसरे शौकों पर लुटाता भी था। पिता ने उसे बहुत समझाया, पर उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से पत्नी से भी उसकी नहीं बनती थी, जिससे वह बहुत तनाव में रहने लगी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि 10-12 साल बाद ही बीवी दुनिया ही छोड़ गई। कलीम के पिता दिल के मरीज थे, पर कलीम ने साधन संपन्न होने के बावजूद न तो उनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराया और न ही उनकी देखभाल की, जिससे उनकी भी मौत हो गई। पिता की मृत्यु के बाद कलीम पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। अब वह अपनी जिंदगी मनमाने तरीके से गुजारने लगा। एक बार उसे ईमान ट्रस्ट के स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। वहां उसकी नज़र नमिया नाम की छात्रा पर पड़ी, जो सिर्फ 15 साल की थी और वहां 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। कलीम खान उस पर जी जान से फिदा हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वह नमिया से शादी करेगा। जल्द ही उसने पता लगाया तो जानकारी मिली कि वह रहीम की बेटी है। रहीम चाट पकौड़ी का ठेला लगाता था। इस काम से उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इसी बीच अचानक एक दिन रात को उसके ठेले को किसी ने आग लगा दी। वही ठेला उसकी रोजी रोटी का सहारा था। रहीम बहुत परेशान हुआ। उसके परिवार की भूखों मरने की नौबत आ गई। ऐसे वक्त पर कलीम खान एक फरिश्ते की तरह उसके पास पहुंचा। उसने रहीम की खूब आर्थिक मदद की। इतना ही नहीं, उसने उसे एक पक्की दुकान दिलाकर उसका कारोबार भी जमवा दिया। रहीम हैरान था कि इतना बड़ा सेठ उस पर इतना मेहरबान क्यों है। लेकिन रहीम की अनपढ़ बीवी समझ गई थी कि कलीम खान की नज़र उसकी बेटी नमिया पर है। जल्दी ही कलीम खान ने नमिया का रिश्ता मांग लिया। रहीम इतनी बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ बेटी की शादी नहीं करना चाहता था, पर उसकी बीवी ने कहा, मर्द की उम्र नहीं, उसकी हैसियत और दौलत देखी जाती है। हमारी बेटी वहाँ ऐश करेगी, फौरन हाँ कर दो। रहीम ने पत्नी की बात मानकर हाँ करके शादी की तारीख भी तय कर दी। नमिया तो वैसे ही खूबसूरत थी, पर उस दिन लाल जोड़े में उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई थी। माँ बाप ने ढेरों आशीर्वाद देकर नमिया को घर से विदा किया। कलीम खान उसे पाकर खुश था। अब नमिया की किस्मत भी एकदम पलट गई थी। अभावों भरी जिंदगी से निकलकर वह ऐसी जगह आ गई थी जहां रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। नमिया से निकाह करने के बाद कलीम खान में भी सुधार आ गया था। उसने अब बाहरी औरतों से मिलना बंद कर दिया। वह नमिया को दिलोजान से प्यार करने लगा। उसके अंदर यह बदलाव नमिया की मोहब्बत और खिदमत से आया था। कलीम ने सारी बुरी आदतें छोड़ दी। जिंदगी खुशी से बसर होने लगी। देखते देखते 5 साल कब गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। उनके यहाँ 2 बेटे और एक बेटी पैदा हो गई। कलीम खान ने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की। इसी दौरान कलीम अपने आप को कमजोर सा महसूस करने लगा। पता नहीं उसे क्यों लग रहा था कि वह अब ज्यादा नहीं जिएगा। एक दिन उसने नमिया से कहा, नमिया तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दो। पति की यह बात सुनकर नमिया चौंकते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं अब इस उम्र में पढ़ाई करूंगी? यह तो बेटे के स्कूल जाने का वक्त है। देखो नमिया, मेरे बाद तुम्हें ही अपना सारा बिजनेस संभालना है। तुम बच्चों पर कभी भरोसा मत करना। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह ही खुदगर्ज निकलेंगे। कलीम खान ने पत्नी को समझाया। नमिया को शौहर की बात माननी पड़ी और उसने पढ़ाई शुरू कर दी। 4 साल में उसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। अब उसकी बेटी भी स्कूल जाने लगी थी। नमिया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कॉलेज के बाद वह अपना सारा वक्त उन्हीं के साथ गुजारती थी। बच्चों की पढ़ाई भी महंगे स्कूलों में हो रही थी। कलीम खान ने नमिया के मायके वालों को भी इतना कुछ दे दिया था कि वे सभी ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे। नमिया के सभी भाई बहनों की शादियां हो गई थी। नमिया के ग्रेजुएशन के बाद कलीम खान ने उसका एडमिशन एमबीए की इवनिंग क्लास में करा दिया था। सुबह वह उसे अपने साथ नई फैक्ट्री ले जाता।
जहां वह उसे कारोबार की बारीकियां बताता। नमिया काफी जहीन थी। जल्दी ही वह कारोबार की सारी बारीकियां समझ गई। उसका एमबीए पूरा होते ही कलीम ने उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना दिया और कंपनी के 1/3 शेयर उसके नाम कर दिए। नमिया समझ नहीं पा रही थी कि पति उसे फैक्ट्री के कामों में इतनी जल्दी एक्सपर्ट क्यों बनाना चाहते हैं। इसके पीछे कलीम खान का अपना डर और अंदेशा था कि जिस तरह वह स्वार्थ और खुदगर्जी की वजह से अपने पिता की देखभाल नहीं कर पाया, तो उसके बच्चे उसकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि स्वार्थ व लालच के कीटाणु उसके बच्चों के अंदर भी आ गए होंगे। इसलिए वह नमिया को पूरी तरह से परफेक्ट बनाना चाहता था। नमिया ने फैक्ट्री का सारा काम बखूबी संभाल लिया था। एक दिन अचानक ही उसके शौहर की तबीयत खराब हो गई। उसे बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया। पता चला कि उसे फेफड़ों का कैंसर है। पत्नी इलाज के लिए उसे सिंगापुर ले गई। वहां उसका ऑपरेशन हुआ। उसे सांस की नकली नली लगा दी गई। ऑपरेशन कामयाब रहा। ठीक होकर वह घर लौट आया। वह फिर से तंदुरुस्त होकर अपना कामकाज देखने लगा। हालांकि वह पूरी तरह स्वस्थ था, इसके बावजूद भी उसे चैन नहीं था। उसने धीरे धीरे कंपनी के सारे अधिकार और शेयर्स पत्नी नमिया के नाम कर दिए। अपनी सारी प्रॉपर्टी और बंगला भी नमिया के नाम कर दिया। इसके 2 साल बाद कैंसर उसके पूरे जिस्म में फैल गया। लाख इलाज के बावजूद भी वह बच नहीं सका। उसके मरते ही उसके रिश्तेदारों ने नमिया के आसपास चक्कर काटने शुरू कर दिए। पर नमिया ने किसी को भी भाव नहीं दिया, क्योंकि पति के जीते जी उनमें से कोई भी रिश्तेदार उनके यहाँ नहीं आता था। वैसे भी कलीम खान जीते जी पहले ही प्रॉपर्टी का सारा काम इतना पक्का करके गया था कि किसी बाहरी व्यक्ति के दखलंदाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसका मैनेजर भी मेहनती और वफादार था, इसलिए बिना किसी परेशानी के नमिया ने सारा कारोबार खुद संभाल लिया। नमिया के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। एक बार की बात है, कारोबार की बातों को लेकर नमिया की अपने तीनों बच्चों से तीखी नोकझोंक हो गई। उसी दौरान नमिया की बेटी हवीना एक गिलास में जूस ले आई। नमिया ने जैसे ही जूस पिया तो उसका सिर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बिस्तर पर ही लुढ़क गई। जब होश आया तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। नमिया ने पास खड़ी नर्स से पूछा कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है, तो उसने बताया कि आप पागलों की तरह हरकतें कर रही थी, इसलिए आपका यहाँ इलाज किया जाएगा। नमिया आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वह पूरे होशोहवास में थी। तभी अचानक उसे लगा कि यह सब उसके बच्चों ने किया होगा। नमिया ने नर्स को काफी समझाने की कोशिश की कि वह स्वस्थ है, लेकिन नर्स ने उसकी एक नहीं सुनी। वह उसे एक इंजेक्शन लगाकर चली गई। इसके बाद नमिया फिर से सो गई। जब नमिया की आंखें खुली तो उसे सामने वाले कमरे में एक आदमी दिखा, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी, पर उसके बाल सफेद थे। बाद में पता लगा कि उसका नाम समीर है। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था। वह बेहद खूबसूरत और स्मार्ट था। सामने खड़ा फोटोग्राफर उसके फोटो खींच रहा था। पता चला कि समीर को भी किसी ने इस पागलों वाले अस्पताल में भर्ती करा दिया था, जबकि वह भी पूरी तरह स्वस्थ था। वह अस्पताल डॉक्टर कबीर का था। कुछ देर बाद डॉक्टर कबीर वहां आया तो समीर चीख पड़ा, यह गलत है, आप सब धोखा कर रहे हैं। सही इंसान को यहाँ क्यों भर्ती कर रखा है? डॉक्टर कबीर ने इत्मीनान से कहा, ये देखो। इसके बाद उसने रिमोट से एक स्क्रीन ऑन कर दी। स्क्रीन पर एक स्लाइड चलने लगी, जिसमें समीर पागलों की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। 2 नर्सें उसे बांध रही थीं। वह देखकर समीर फिर चीखा, यह सरासर झूठ है। उसके इतना कहते ही डॉक्टर के इशारे पर नर्स ने फिर से समीर को इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। समीर को जब होश आया तो उसने नमिया को गौर से देखा। उसे याद आया कि यह लड़की तो वही है जो ईमान ट्रस्ट स्कूल में पढ़ती थी। समीर भी बीकॉम करने के बाद स्कूल में मदद के तौर पर पढ़ाने जाता था। वैसे समीर भी एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता की एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में अचानक लगने वाली आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसमें उसके पिता की भी मौत हो गई थी। उस समय समीर 19 साल का था। उन दिनों वह ईमान ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ा रहा था। समीर के लिए पिता की मौत बहुत बड़ा सदमा थी। उसने अपने कुछ हमदर्दों की मदद से इंश्योरेंस का क्लेम हासिल किया।
फिर से फैक्ट्री शुरू करने के बजाय उसने वे पैसे बैंक में जमा कर दिए। फैक्ट्री की जमीन भी किराए पर दे दी, जिससे परिवार की गुजर बसर ठीक से होती रहे। उसके 2 और भाई थे जो उससे छोटे थे। एक था खलील जिसकी उम्र 15 साल थी। उससे छोटा था 12 साल का जुनैद। भाइयों और माँ की जिम्मेदारी समीर पर ही थी। यह जिम्मेदारी वह बहुत अच्छे से निभा रहा था। एमबीए के एडमिशन में अभी टाइम था, इसलिए वह ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ाता रहा। इस स्कूल में ज्यादातर गरीब घरों के बच्चे पढ़ते थे। नमिया को उसने उसी स्कूल में देखा था। वह बेहद खूबसूरत थी। उस नमिया को आज वह एक मेच्योर औरत के रूप में देख रहा था। वही बाल, वही आंखें, वही नैन नक्श। यह क्लिनिक शहर से बाहर सुनसान सी जगह पर था। चारदीवारी बहुत ऊंची थी। ऊपरी मंजिल की सब खिड़कियों में मोटी मोटी ग्रिल लगी हुई थी। इंतजाम ऐसा था कि कोई भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता था। पहले डॉक्टर कबीर एक मामूली मनोचिकित्सक था। वह प्रोफेसर मौलिक के साथ काम करता था। फिर उसने अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया। लोगों को ब्लैकमेल कर कर के वह कुछ ही दिनों में अमीर हो गया। इसके बाद उसने शहर के बाहर यह क्लिनिक बनवा लिया। इस इमारत में आने जाने के खास नियम थे। एक अलग अंदाज में दस्तक देने से ही दरवाजे खुलते थे। कबीर ने यहाँ 5 लोग रखे हुए थे। 2 नर्सें, 2 कंपाउंडर, एक मैनेजर कम फोटोग्राफर जिसका नाम रसूल था। सही मायनों में रसूल ही उस क्लिनिक का कर्ता धर्ता था। डॉक्टर कबीर उसे उस समय यतीमखाने से लेकर आया था, जब वह बहुत छोटा था। अपने यहाँ लाकर उसने उसकी परवरिश की। धीरे धीरे उसे क्लिनिक के सारे कामों में ट्रेन कर दिया। अब वह इतना सक्षम हो गया था कि कबीर की गैरमौजूदगी में अकेला ही सारे मरीजों को संभाल लेता था। एक तरह से वह डॉक्टर कबीर का दाहिना हाथ था। एक दिन डॉक्टर कबीर कुछ परेशान सा था। उसने रसूल की तरफ देखते हुए कहा, रसूल, मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। शायद किसी को हमारे गोरख धंधे की खबर लग गई है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए। रसूल घबरा कर बोला, डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। तुम मेरे टुकड़ों पर पलकर यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हें सही गलत की पहचान कब से हो गई? मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। अगले हफ्ते यह काम हर हाल में करना है। डॉक्टर ने दहाड़ कर कहा। नमिया को ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसने दरवाजे की जाली की तरफ देखा तो वहां समीर के सफेद बाल दिखाई दे रहे थे। यह पहला मौका था जब किसी ने उसे पुकारा था, वरना वहां इतना सख्त पहरा था कि कोई किसी से बात तक नहीं कर सकता था। चोरी छिपे बात कर ले तो अलग बात है। नमिया को यहाँ आए दूसरा महीना चल रहा था। उसे अब लगने लगा था कि वह सचमुच ही पागल है। समीर ने फिर कहा, नमिया, मैं समीर हूँ। याद है जब मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाने आता था? नमिया ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ मुझे याद आ रहा है। आप हमारे स्कूल में पढ़ाते थे। मगर आप यहाँ कैसे? मुझे एक साजिश के तहत यहाँ डाला गया है। मुझे लगता है कि तुम भी किसी साजिश का शिकार होकर यहाँ पहुंची हो। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। नमिया सोच में पड़ गई। उसके दिमाग में परिवार और कारोबार की पुरानी बातें घूमने लगी। उसके दोनों बेटे साजिद और आदिल के कॉलेज के जमाने से ही पर निकलने शुरू हो गए थे। दौलत के साथ सारी बुराइयां भी उन दोनों में आती गईं। नमिया उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती लेकिन उन पर कुछ असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ उसका टेक्सटाइल मिल का बिजनेस भी आसान नहीं था। उसमें भी उसे सिर खपाना पड़ता था। हालात बुरे से बुरे होते गए। अब दोनों बेटों ने घर पर शराब भी पीनी शुरू कर दी थी। रोज नई नई लड़कियां घर पर दिखाई देती। नमिया अगर ज्यादा जिरह करती या उन्हें कम पैसे देती तो घर की कीमती चीजें गायब होने लगती। अगर वह मेन गेट बंद करती तो पीछे के दरवाजे से निकल जाते। यहाँ तक कि उसके जेवर भी गायब होने लगे थे। जैसे तैसे उन दोनों ने ग्रेजुएशन किया और माँ के सामने तनकर खड़े हो गए। अम्मी, अब हम पढ़ लिख कर इस काबिल हो गए हैं कि अपना बिजनेस संभाल सकें। अच्छा ठीक है, कल से तुम ऑफिस आओ। मैं देखती हूँ कि तुम दोनों को क्या काम दिया जा सकता है। नमिया ने कहा। बेटी हवीना भी भाइयों से किसी तरह पीछे न थी। उसने भी भाइयों की देखा देखी मॉडर्न कल्चर सीख लिया था। रोज उसके बॉयफ्रेंड बदलते थे। नमिया पति के बिना अपने को बेहद अकेला और कमजोर समझने लगी थी। अब हालात उसके काबू से बाहर होते दिख रहे थे।
मजबूर होकर वह बेटी से बोली, बेटा जिसे तुम पसंद करती हो उसे मुझसे मिलवाओ, अगर वह ठीक होगा तो उसी से तुम्हारी शादी कर दूंगी। हवेना दूसरे दिन ही एक लड़के को ले आई, जिसका नाम आतिफ था। वह शक्ल से ही मक्कार नजर आ रहा था। उसके माँ बाप नहीं थे, चचा के पास रहता था, बीकॉम करके नौकरी की तलाश में था। हवेना के दोनों भाई इस लड़के से शादी के खिलाफ थे। नमिया कोई नया तमाशा नहीं करना चाहती थी। उसने बेटों को समझाया, 4 लोगों को जमा करके बेटी का निकाह आतिफ से कर दिया। बेटी ने गरीब ससुराल जाने से साफ मना कर दिया, इसलिए आतिफ भी घर जमाई बनकर रहने लगा। आदिल और साजिद तो बराबर ऑफिस जा रहे थे, काम भी सीख रहे थे, पर पैसे मारने में कोई मौका नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे आदिल मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गया। इसके बाद तो वह बड़ी बड़ी रकमों के घपले करने लगा, जिसमें साजिद उसका साथ देता था। हवेना के कहने पर आतिफ को भी नौकरी देनी पड़ी। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे। कंपनी लगातार घाटे में चलने लगी। अगला और अंतिम भाग देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।